क्या आपने आज तक सोचा है कि संडे को ही छुट्टी क्यों? रेल की पटरियों पर पत्थर क्यों होते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप ऐसे किसी भी सवाल के जवाब को मिस ना करें। चलिए, मैं आपका और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने आज तक ये सोचा है कि संडे यानी कि रविवार को ही छुट्टी क्यों मनाई जाती है? नहीं, कोई बात नहीं, अब सोच लीजिए। इसके जवाब के लिए मुझे आपको सन 1890 में लेके जाना पड़ेगा। 1890 यानी कि भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। इन अंग्रेजों की क्रूरता और भारत पर इनके अत्याचारों के बारे में आपने सुना ही होगा। दरअसल आधिकारिक रूप से 10 जून 1890 को रविवार की छुट्टी के रूप में स्वीकार किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय में मिल मजदूरों को सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता था। ऐसा देखते हुए मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के लिए सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की मांग की। इतना तो साफ था कि अंग्रेज इस मांग को पूरा करने वाले नहीं थे, लेकिन नेताजी भी अपनी मांग पूरी करवाने तक शांत रहने वाले कहाँ थे। 7 साल की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को मांग की पूर्ति करनी ही पड़ी और मजदूरों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव जारी करना पड़ा। मजदूरों को साथ ही दोपहर में आधे घंटे की भोजन करने की छुट्टी भी मिल गई, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन रविवार होता है और रविवार ईसाइयों के लिए गिरिजा घर जाकर प्रार्थना करने का दिन भी होता है। इसलिए रविवार को छुट्टी का दिन माना गया है। पहले मुर्गी आई या अंडा? ये सवाल आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आपने इसके कई जवाब सुने होंगे। जैसे कोई कहता है पहले मुर्गी आई, लेकिन दूसरा कहता है मुर्गी कहाँ से आई, आसमान से तो टपकी नहीं। अब जब कोई कहता है पहले अंडा आया, तो दूसरा कहता है अंडा कहाँ से आया। कुछ अलग ही लोग कहते हैं पहले भगवान आए, उन्होंने अंडा बनाया और उसके अंदर से मुर्गी पैदा हुई। लेकिन सवाल तो वही का वही है। तो असल में क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अंडा ही पहले आया था, क्योंकि मुर्गी के आने से पहले अंडा देने वाले जानवरों का अस्तित्व था। तो तकनीकी रूप से अंडा चिकन से पहले आया था। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए उस समय में चलते हैं जब कोई मुर्गी नहीं थी। एक प्राणी चिकन के समान, कह लीजिए प्रोटो चिकन, एक अन्य प्रोटो चिकन के साथ मिला होगा। 2 जीव डीएनए के रूप में अपने जीन को पास करते हैं। हालांकि डीएनए की प्रतिकृति कभी भी 100% सटीक नहीं होती और अक्सर नए जीव के लिए एक छोटे से परिवर्तन का उत्पादन करती है। डीएनए में ये छोटे बदलाव हजारों पीढ़ियों में एक नई प्रजाति बना सकते हैं। यही प्रोटो मुर्गियों के साथ हुआ और छोटे आनुवांशिक उत्परिवर्तन ने चिकन नामक नई प्रजाति बनाई जो एक अंडे में बड़ी हुई। शीशे का रंग क्या होता है? इसका जवाब पता है आपको? अगर पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो तो पूरी देखें। अगर नहीं पता
तो भी कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, बस ध्यान से सुनना। एक आम मनुष्य 1 करोड़ से भी ज्यादा रंगों को पहचान सकता है, लेकिन दर्पण का रंग पहचानना बहुत मुश्किल है। सिल्वर नहीं, क्योंकि अगर शीशे का रंग सिल्वर होता तो हमें अपनी गंदी शक्ल की जगह सिल्वर कलर दिखता। वास्तव में इसका रंग वो है जिसकी यह इमेज फॉर्म करता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का कलर ऐसे तो डिफाइन नहीं होता ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर वो होता है जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं करता या रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या आपको मालूम है, ये सूर्य का प्रकाश 7 अलग अलग रंगों का स्पेक्ट्रम है। अब आप एक लाल टमाटर लीजिए। यह टमाटर लाल इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर पड़ने वाली वाइट लाइट, यानी कि सूर्य की किरण में से रेड कलर को छोड़कर वो बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट। इसी वजह से टमाटर हमें लाल रंग का दिखता है। यूनिवर्स में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है और ना ही मिरर। शीशा भी कुछ ना कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब करता ही है। शीशा जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वही दर्पण का असली कलर है। पर यह एब्जॉर्ब की हुई लाइट इतनी कम होती है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके रिजल्ट्स में पता लगा कि मिरर ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब मिरर का कलर टाइनी 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 ग्रीन है। दोस्तों, आपने बादल फटना की घटना के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि बादल क्यों फटते हैं और बादल फटना क्या होता है? आपको 2013 में हुई केदारनाथ वाली घटना तो याद ही होगी, जिसके अंदर 30 से 32 हजार लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना बादल फटने के कारण ही हुई थी। बादल फटना होता है एक ही जगह पर भारी बारिश होना। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि एक पानी से भरे गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो सारा पानी एक ही जगह पर गिर जाता है। बादल फटने की घटना बहुत खतरनाक हो सकती है यदि कुछ घंटों तक ये घटना होती रहे। अरे अरे अरे, ये बताना तो भूल ही गया कि बादल फटने की घटना क्यों होती है। असल में जब हवा में ज्यादा नमी हो जाती है तो इस नमी से ये खास तरह के बादल बनते हैं, और जब किसी इलाके की गर्म हवा इनसे टकराती है तो ये बादल उसी स्थान पर सारा पानी गिरा देते हैं और उस स्थान पर भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। बादल फटने की घटना पहाड़ी इलाकों पर ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहाड़ी इलाके के अलावा और किसी जगह नहीं हो सकती। मुंबई की 2005 में बादल फटने वाली घटना इसका सबूत है। ये घटना पृथ्वी से लगभग 14 किलोमीटर तक घटित होती है। दोस्तों, इस घटना में होने वाली बारिश 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है, यानी कि 1 महीने की बारिश 1 दिन में हो जाती है। इसी घटना को बादल फटना कहते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन से सफर तो किया ही होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं और ये नुकीले पत्थर ही क्यों, और कोई चीज क्यों नहीं? मैं अब आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक ट्रेन का औसतन वेट 10 लाख किलो होता है। इतना वेट यह पटरी अकेले नहीं संभाल सकती। ऐसे में यह पत्थर ट्रेन को सबसे ज्यादा सपोर्ट देते हैं। ट्रेन बहुत तेजी से चलती है, जिसके कारण पटरियों में बहुत तेजी से कंपन होता है। इसी कंपन के कारण ट्रेन की पटरियां इधर उधर ना हिले,
इसलिए ट्रेन की पटरियों के आसपास ये कंकड़ डाले जाते हैं। ये कंकड़ स्प्रिंग का काम करते हैं। जब ट्रेन इन पर से गुजरती है तो ये नीचे की तरफ दब जाते हैं और ट्रेन के गुजरने के बाद वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। इन कंकड़ों का एक फायदा और है कि ये पटरियों के आसपास झाड़ियां नहीं उगने देते। रही बात कि यहाँ पर नुकीले पत्थर ही क्यों, सीमेंट या गोल पत्थर क्यों नहीं, तो वह इसलिए कि गोल पत्थर एक दूसरे से टकराकर फिसलेंगे और पटरी हिलती रहेगी। सीमेंट इसलिए नहीं कि कहीं कंपन की वजह से उनमें जगह ना बन जाए और रेल दुर्घटना ना हो जाए। तो यही कारण है कि ट्रेन की पटरियों के ऊपर नुकीले पत्थर क्यों डाले जाते हैं और ये पत्थर जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।